आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। नमस्कार, मैं संदीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स फेस द ट्रूथ पे। कहते हैं मिडिल क्लास देश का दाता, लोअर क्लास वोट का दाता। ऐसा कहने के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है दोस्तों। मैं आज से 2 दिन पहले आपको ले चलूंगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया। उसमें काफी सारी बातें कही गई, काफी सारे रिलीफ फंड भी बताए गए, दिए गए। उसके तहत एक बार फिर से वही बात आती है कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है कि गरीब लोग तक जाते आते बात मिडिल क्लास में फिर अटक जाती है। जी हाँ, मैं बात करना चाहूंगा कि इतने सारे अनाउंसमेंट के बाद भी उस बीच में एक मिडिल क्लास क्यों नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे जैसा कि मोदी जी ने कहा, हमने 20 करोड़ लोगों को 31,000 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड जारी किया, जिसके तहत हमने हर महीने उनको 3 महीने तक लगातार उनको एक रिलीफ दिया है, कैश रिलीफ दिया इसको कह सकते हैं, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। चलिए वो बात तो ठीक है, वो उसका कितना एक आंकड़ा बन के आता वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका कुछ खास मतलब या मायने नहीं रखता। हो सकता है ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर बात है। दूसरी बात मैं जो करना चाहूंगा, इतने सारे अनाउंसमेंट के बाद भी जिस चीज के ऊपर बार बार मैं फोकस करना चाहता हूँ उस चीज के ऊपर, जबकि ये एक सत्य है जो सबके सामने है, लेकिन फिर भी कोई इस पर बात नहीं करना चाहता कि मिडिल क्लास लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने खाना दिया तो ठीक है, लेकिन 80 करोड़ लोगों के बाद जो लोग बचे उनका क्या। ये खाना तो हम पहले भी दे रहे थे, 2 रुपए किलो चावल तो पहले भी दे रहे थे, आपने उन चीजों को बढ़ा दिया, अच्छी बात है, मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात थी कि फिर मिडिल क्लास बीच में कहाँ गए। क्या हम लोग सिर्फ स्मार्टफोन चलाने, घर में बैठने या नौकरी खोने या फिर पैसे कटवाने के लिए बने हैं, या फिर हम सिर्फ टैक्स पेयर के रूप में ही देखे जाएंगे। क्योंकि मैं उनके बिहाफ पे बात करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद बहुत सारा टैक्स पे करता हूं, मैंने टैक्स पे किया, पर कहीं ना कहीं देश को चलाने के लिए एक ना एक कंट्रीब्यूशन हम कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो उसके तहत ही ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी कैलकुलेट किया जाए, हमें भी काउंट किया जाए इन चीजों को लेके। और अब हम बात करेंगे कुछ पैकेजेस के बारे में, जो पैकेजेस अनाउंसमेंट में आए थे। उसमें सबसे पहला पैकेज लेके आते, उसका खंडन करना चाहते हैं कि पैकेज किस तरह से एक जो हेल्पफुल, कितना और किस लेवल तक वो हेल्पफुल है। 31,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने बताया कि 20 करोड़ लोगों को अकाउंट में दिए गए हैं। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुनने में तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन इसको अगर हम खंडन करके देखा जाए तो ये 1550 रुपए के आसपास 3 महीने को इंक्लूड करके आता, जो 3 महीने तक मोदी जी ने इस फंड को देने की बात कही थी। 20 करोड़ लोग जो गरीब लोग हैं या फिर जो प्रवासी मजदूर थे उनके खातों में जो पैसे दिए गए हैं। और अगर इसको मंथली वाइज पे डिवाइड किया तो 500 रुपए के आसपास ही आता है, 500 रुपए तक जो 1 महीने का खर्चा है। तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि 500 रुपए में आप 4-5 लोगों की फैमिली को किस हद तक चला सकते हैं, ये आप बखूबी समझते हैं। हर चीज को मुझे समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी फंड की बात आ रही है यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को खाना देना। तो मैं पहले बता दूं, बीपीएल परिवार जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि लोअर क्लास में आते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनकी बात हम करते हैं, जिसके ऊपर मोदी जी ने काफी ज्यादा फोकस किया था। फोकस करने की बात थी, लेकिन यहाँ पे जो महीने को फोकस किया मोदी जी ने, वो कहीं और इशारा करता है। मोदी जी ने बार बार, जहां बिहार के लोगों का जिक्र एक बड़े लेवल पे नहीं किया जाता था, वहां पे जैसे ही इस वाले आर्थिक पैकेज जो ये अभी फंड के नाम पे मोदी जी ने 2 दिन पहले संबोधित किया है देश को, उसमें जो बात कही है वो बात मेरी समझ से थोड़े से परे है, और उसका इशारा मैं बताता हूँ वो कहाँ करता है। जैसे कि मोदी जी ने इस संबोधन में बताया कि नवंबर तक, और बीच में कुछ त्योहारों के नाम भी लिए गए जिसमें हर त्योहार को कवर किया गया, छठ को बार बार कवर किया गया। तो छठ पूजा, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बेसिकली बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है, और बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पे ऐसी क्या जरूरत पड़ी मोदी जी को कि त्योहारों के नाम लेने पड़े, छठ पूजा पे जाके बार बार फोकस करना पड़ा। तो सीधा सीधा मतलब जाता है कि ये कहीं ना कहीं इस त्रासदी के अंदर भी अपने आप को एक वोटिंग क्षेत्र से जोड़ रहे हैं।
वोट लेने का एक जरिया बना रहे हैं। फिर से लोगों के साथ वही भद्दा मजाक किया जा रहा है जो अभी करते आ रहे थे, जो मार्च के महीने में चल रहा था। अब क्या बिहार के प्रवासियों से आप अपनी हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सीधा इशारा आपका बिहार की तरफ जो आने वाले चुनाव है उसके ऊपर जाता है। उससे भी हद तब हो गई दोस्तों बात, जब बात ममता बनर्जी तक पहुंची, जहां मोदी जी ने यह बात कही कि हम 5 किलो अनाज पर एक जो मेंबर है उसके तहत हर घर में जितने लोग हैं 5 किलो अनाज पर मेंबर के हिसाब से देंगे, और वो नवंबर तक देंगे, छठ पूजा तक देंगे। इतना चीज, उसमें ईद की जो बात थी वो मिसिंग थी। तो कहीं ना कहीं ये सीधा फोकस वोट पे जा रहा है, क्योंकि अगर आपने सारे फेस्टिवल्स के नाम लिए तो उसमें ईद का नाम क्यों छोड़ा? आप वैसे भी आप बहुत समझदार हैं, आप इन चीजों को बखूबी समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी दिशा में, अब बात करते हैं ममता दीदी की। ममता दीदी मोदी जी से भी 2 कदम आगे निकली। अब हम वो जो ये रिलीफ फंड तो खाने पीने का था, वो बहन जी 2021 तक लेके चलेगी, वो भी जून के महीने तक। तो उसका भी कनेक्शन हम आपको बताते हैं। अब बिहार का इलेक्शन तो खत्म हो जाएगा नवंबर में, उसके इलेक्शन शुरू होंगे बंगाल में। बंगाल का इलेक्शन 2021। ममता दीदी ने 2 कदम आगे निकलते हैं मोदी जी से, फिर गरीबों से खेला। ये वही ममता दीदी है, याद कीजिए, जिन्होंने अपने प्रवासी मजदूरों को अपने घर पे लाने से मना कर दिया था, यानी कि बंगाल के लोगों को ही बंगाल में आने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय जो ये इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया दी गई थी कि कोरोना फैलने का खतरा हो रहा है, इस वजह से प्रवासी मजदूरों को अभी नहीं ले सकती, उनके ट्रेनों को अलाउ नहीं कर सकती बंगाल में आने से। आज उन्होंने जो कल के डेट में उन्होंने अनाउंसमेंट की मोदी जी के जस्ट बाद कि वो मोदी जी तो सिर्फ चावल या गेहूं देंगे, हम 5 किलो आटा भी देंगे। तो आप जरा सोचिए कि ममता दीदी किस लेवल तक सोच रही हैं, और ये सिर्फ गरीबों से खेला जा रहा है। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि आप एक महामारी के दौर से गुजरते हुए देश के अंदर गरीबों के फीलिंग के साथ खेल रहे हो, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। ये वही बिहार के लोग हैं जहां पर नीतीश कुमार ने बॉर्डर से अंदर घुसने के लिए मना कर दिया था, आज उनको पुचकारा जा रहा है और उनको प्रलोभन दिया जा रहा है अनाज के नाम पे, कभी आर्थिक सहायता के नाम पे, और बहुत सारी चीजें वो भी चल रही हैं दोस्तों। बात करेंगे कुछ किसानों के ऊपर, जिसपे मोदी जी ने फिर से फोकस किया था कि उनको जो सहायता दी गई 6,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए साल में 3 बार की सहायता राशि जो किसानों को दी जा रही है, इससे भद्दा मजाक मैंने फिर से नहीं देखा मोदी जी। मैं ऐसा नहीं कि मैं इन चीजों को लेकर आपसे कुछ, ये चीजें हुआ है जहां पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो और कुछ और दिखाना चाहते हो। इसके पीछे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस चीज को। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि किसानों को 2-2 हजार रुपए अपने 3 महीने की, बहुत अच्छी बात है। 3 बार का अगर खेती करेंगे ट्रैक्टर से, जुताई बुआई और बाकी चीजों में 2,000 रुपए काफी ज्यादा सहायता का साधन बन सकता है, एक वे बन सकता है जिससे वो एक मदद मिल सके उनको खरीद बिक्री करने में या फिर जुताई करने में। लेकिन यहीं पे अगर दूसरे एंड से बात करें तो डीजल और पेट्रोल को जिसको आपने एक बराबर कर दिया है, 2,000 रुपए अगर पूरा का पूरा मैंने ट्रैक्टर के अंदर तेल भी डाल दिया और एक किसान अच्छी खासी खेती कर रहा है, उसके साथ अगर अच्छा खासा जमीन है, तो ये बात मैं बताना चाहूंगा सर, इससे तो तेल भी नहीं भरेगा पूरा पूरा ट्रैक्टर में और वो सही से जुताई भी नहीं हो सकती। बात जो बीज और बुआई की बात और खाद की बात है वो तो बहुत अलग लेवल पे चली गई। इन चीजों को लेके भी एक मजाक कसना है तो तंज कसने वाली बात हो गई। आपको सहायता ही करना था किसानों के ऊपर, तो आप एक अलग लेवल से जाते हैं। आप उनको डीजल जो आपने पेट्रोल के बराबर कर रखा है, 80 के आसपास कर रखा है, उसको 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए लीटर देते। आप लागत कॉस्ट पे किसानों को डीजल पेट्रोल मुहैया करवाते, तो उसको हम कहते हैं कि वो सहायता है। सहायता के नाम पे वोट बैंकिंग क्रिएट ना कीजिए। सहायता करना है दिल से कीजिए। देश में आप भी रहते हैं, देश में हम भी रहते हैं। आप पहले नागरिक हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं। सोच को कृपया वहां तक लेके जाइए। अगर आपको गरीबों से इतना ताल्लुक रखना है तो गरीबी पे भी उस तरह ही फोकस कीजिए जैसे आम गरीब उम्मीद करते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए गरीबों को यूज किया हो। हम अगर इसको दूसरी तरह दूसरे लहजे में लेके देखें तो मोदी जी, मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप हर बार संबोधन में जो गरीबों को लेके एक तिगड़ा फोड़ते हैं, वो तो हेल्प करना आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं करेंगे तो देश के दूसरे नागरिक करेंगे। जिस तरह से भी उनकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। हम करें आप करें, बात एक ही आती है, आखिर में हमारे देश के ही नागरिक हैं। दूसरी बात मोदी जी, मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा कि एक बार प्लीज मिडिल क्लास के बारे में सोचिए। सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आप ये देख लीजिए कि आने वाले अगले 2 महीने में इनकी भयावह जो इसका एक रिजल्ट कहते हैं ना, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कहीं आत्महत्या दिखेगा, कहीं भीख मांगते लोग दिखेंगे, कहीं घर लुटता दिखेगा, कहीं ईएमआई के चक्कर में लोगों के गाड़ियां उठती दिखेंगी। बहुत सारे इसके रिजल्ट देखने की बाकी हैं। अगर अभी आपने नहीं सोचा तो
बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एम्प्लॉय दर जो हमें अब लग रहा है कि शायद सरकार को पता लग रहा है कि जो कि बढ़ता जा रहा है और आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेगा ये अगस्त सितंबर तक में, इसके लिए अभी से सोचना पड़ेगा। अनाउंसमेंट में हमें भी ख्याल कीजिए, हमारा भी ध्यान रखिए, हम जैसे बहुत से लोग हैं उनका भी ध्यान रखिए। एक बहुत बड़ी आबादी हमारी भी है, सिर्फ गरीब और अमीर ही नहीं बसते हैं इस देश में, मिडिल क्लास के लोग भी बसते हैं इस देश में। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कृपया राशन के ऊपर भी राजनीति करना बंद कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं 2014 में 62 करोड़ के आसपास गरीबी रेखा के लोग थे जिनको राशन दिया जाता था, तो एहसान नहीं कर रहे वो राशन देश का ही है। आप सरकार के पास कोई पेड़ या खजाना तो लगा नहीं कि जहां से पैसे तोड़ के आप बंटवारा कर रहे हो, पैसे हमारे ही हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि वो गरीब में जा रहे कहाँ जा रहे, जाने देश में चाहिए। और जो उसके ऊपर जब आके आप राजनीति करते हो कि हमने ये दिया, आपने कुछ एहसान नहीं किया, आपने किसी को कुछ नहीं दिया, वो हमारे देश के पैसे ही हैं, हमारे देश के नागरिक, उनको मिलना चाहिए, वो उनका हक है। और कृपया राशन पानी पे आके तो कम से कम राजनीति मत कीजिए। और नवंबर दिसंबर और त्योहारों के नाम लेना छोड़ के कृपया दिल से काम कीजिए, सपोर्ट कीजिए, देश को बचाइए। तभी अब देश को बचाने के लिए पहले देश के नागरिक बचाइए, तभी देश बचाइए, नागरिक को बचाइए, देश को बचाइए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सबका। अगर बात दिल से आपके दिमाग तक लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी बातें और भी सच्चाई आपके सामने लेके आ सकूँ।